आप सभी को सबसे पहले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस विद्यालय से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है, आप सभी जानते हैं कि यही जो छोटी सी विद्यालय दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ 2 कमरे की, हमारे जीवन में सबसे पहला विद्यालय यही हुआ करता था। इसी में 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक की पढ़ाई किया हूँ। इस नाते आप सभी बच्चे हमारे सहपाठी हैं। हालांकि इसके साथ साथ इसी विद्यालय में मुझे पढ़ाने का मौका भी मिला और यहाँ पर बैठे हुए कई स्टूडेंट हमारे स्टूडेंट भी हैं। और आप लोगों से ये बताना चाहेंगे कि जब भी आपको अपने घर में, अपने समाज में, अपने ही शिक्षक के द्वारा सम्मानित किया जाता है, तो यूँ ही समझिए कि इससे बड़ी सम्मान और कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए इस विद्यालय में जिन शिक्षकों से मैंने पढ़ा, जिन शिक्षकों से मैंने शिक्षा दान लिया, मुझे नहीं पता कि वे किस हालत में हैं, कितना स्वस्थ हैं, कहाँ पर हैं। इसलिए उन सभी शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम। और अभी इस समय काल में, वर्तमान काल में इस विद्यालय में पढ़ाने वाले सभी शिक्षक गणों का, सभी गुरुजनों का जो शिक्षा दान कर रहे हैं, उन सबों का चरण स्पर्श मेरा प्रणाम। आज आपने सुबह से ही प्रोग्राम देख रहे हैं, सुबह से ही देख रहे हैं कि क्यों हम 26 जनवरी मनाते हैं। आपने बहुतों को सुना है, आप हर चीज को जान रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आपको थोड़ी सी कुछ नई बातें बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आप सब समझ पाएंगे। 26 जनवरी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इसी के दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। थोड़ी सी इतिहास के पन्नों पे चलें तो पाएंगे कि संविधान बनाना, संविधान का निर्माण करना सहज नहीं था। असहजता उस बात में सबसे ज्यादा थी जब तमाम थिंकर, तमाम चिंतक, तमाम देश विदेश के लोग हमारी संविधान की अवहेलना करने की बात कर रहे थे। तब बहुत बड़े बड़े जो चिंतक थे, वे लोग यही कहते थे कि भारत देश आजाद भले हो गया, लेकिन ये संविधान टिकेगा नहीं। एक से बढ़ के एक अमेरिकन और यूरोप के जो थिंकर थे, विचारक थे, संविधान वेता थे, वो यही चैलेंज करते थे कि ये संविधान भारत जैसे विशालकाय देश में कदापि नहीं चल सकता है। परंतु हमारे संविधान सभा और मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सहयोग से बना हुआ यह संविधान अनवरत चल रहा है। और आपको बता दूं कि हमारा संविधान विश्व के लिए एक आदर्श स्थापित कर चुका है। हमारी संविधान से प्रेरणा लेकर या हमारे ऑफिसर के द्वारा ही नेपाल की संविधान लिखी जा रही है। इसी तरह से अफ्रीका की कई ऐसे देश हैं जो हमारे संविधान से प्रेरणा लेकर ऐसे ही संविधान निर्माण करने की कोशिश किए जा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ ये भी बता दूं कि हमारे देश के इर्द गिर्द में आसपास में जितने देश हैं, वो सभी देश में इतनी शांतिपूर्ण व्यवस्था नहीं बन पाई है। इतना अस्थायी संविधान का निर्माण आज तक भी नहीं हो पाया है। आप चाहे पाकिस्तान की बात करें या फिर बांग्लादेश की बात करें, चाहे म्यांमार की बातें करें या श्रीलंका की बातें करें, जिधर देखिएगा उधर आपको समझ में आएगा कि संविधान निर्माण करना इतना सहज नहीं था, इतना आसान नहीं था। हालांकि हमारी बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दमय संस्कृति रही है। हम लोगों की सीने में प्यार रहा है, सद्भावना रहा है, जिसकी वजह से हम इतने विशालकाय देश में, इतनी गरीबी से जूझते हुए देश में हम 300 सालों से गुलाम होने के बावजूद भी अपना संविधान खुद निर्माण किए और उसकी पूरी श्रद्धा पूर्वक आज तक पालन करते आ रहे हैं। इसके लिए हम सभी जो लोग हमारे देश की आज़ादी में अमूल्य सहयोग दिए, उन सभी को नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं और चाहता हूं कि उन सबों का नाम
हम सबों के दिलों में सदैव अमर रहे और हमारी आने वाली वंश, हमारी आने वाली पीढ़ी सदैव उनको श्रद्धापूर्वक याद करती रहे। सर का रिक्वेस्ट था कि मैं अपनी स्ट्रगल को बताऊं। बच्चों थोड़ी सी ध्यान से सुनिए, कम शब्दों में ही मैं अपनी सारी स्ट्रगल को बता देना चाहता हूं। सबसे पहले कि आपकी जो वर्तमान स्थितियां परिस्थितियां हैं, उस वर्तमान स्थिति परिस्थिति से आप कैसे तात्कालिक रूप से जूझेंगे, तात्कालिक रूप से उस युद्ध को जीतना है। जैसे सपोज कि आप अगर भूखे हैं, आपको भूख लगी है, तो ऐसा नहीं है कि आप भूखे रहकर पढ़ाई कर सकेंगे, संभव नहीं है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ काम करें। भूख मिटाने के लिए अगर आपको दिहाड़ी मजदूरी भी करना पड़े तो भी करें, लेकिन अगर आप मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका मकसद कुछ और था, उस मकसद को पूरा करने के लिए तत्कालीन मकसद आपने बनाया है। मैंने किया हूँ, हर तरह के कार्य को किया हूँ। जितने बच्चे यहाँ से गांव से काम करने के उद्देश्य से जाते हैं, जितने प्रकार के काम करते हैं, शायद मैंने सब कुछ किया है। मैं इस बात पे गर्व भी करता हूँ कि मैंने कभी अपनी स्ट्रगल के लाइफ में वेटर का काम किया हूँ, होटल में वेटर का काम किया हूँ, दिहाड़ी मजदूरी में नाना प्रकार के कार्य को मैंने किया है। कभी ये शिकायत नहीं किया कि हमें इतने पैसे की आवश्यकता है और मिल नहीं रही है। मैंने सदैव अपनी व्यवस्था खुद से देखने की कोशिश की, उसके साथ साथ अपने घर परिवार, माता पिता, अपने रिलेटिव से, अपने भाई बंधु से जितना सहयोग हो सका उतना सहयोग लेता चला गया, परंतु कभी भी वर्तमान मकसद में नहीं फंसा। सदैव अपने लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता चला गया। बातें लक्ष्य निर्धारण की है। क्या आप अपना लक्ष्य निर्धारण करते हैं? अगर आप लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो बेशक रास्ते मिल ही जाएंगे। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि यदि आप अपने मंजिल को तय कर लेते हैं तो बेशक आपको रास्ते मिल ही जाएंगे। यदि रास्ते मिले तो याद रखिएगा कि रास्ते कभी भी स्मूथ या चिकना नहीं होगा। रास्ते में रोड़ा आएंगे ही आएंगे। और यदि आपको अपने मंजिल की ओर चलते समय आपके रास्ते में यदि रोड़ा मिल रहा है, यदि बाधाएं मिल रही हैं, तो यकीन मानो कि आपकी जीत तय है। आपकी जीत अवश्य ही तय है, क्योंकि बाधा आपको रोकने के लिए नहीं होती है, बाधा आपको आगे बढ़ने के लिए होती है। इसलिए लक्ष्य ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पढ़ाई से संबंधित ही हो। अगर बिजनेस से संबंधित भी है या जीवन के अन्य किसी मकसद से संबंधित है, तो आप अपनी बाधा को कभी कमजोरी न समझें। अपनी बाधा को ये समझें कि जितनी ज्यादा बाधा आ रही है उतना नजदीक आपकी सफलता इंतजार कर रही है। स्ट्रगल की अगर बातें करें तो स्ट्रगल बहुतों प्रकार की करनी पड़ती है। पढ़ना आसान काम नहीं है। शायद दिन भर काम करना, शारीरिक काम करना आसान काम होता है, परंतु दिन रात अपने आप को स्थिर रखना, अपने आप को किताबों में झुके रहना, ये आसान काम नहीं है। परंतु ऐसा भी नहीं कि ये असहज है, ये असंभव है, असंभव नहीं है। यदि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, यदि आपके पास प्रेरणा है, और प्रेरणा यदि आपके अंतःकरण में उतरकर स्व प्रेरणा का रूप धारण कर चुका है, तो अब आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप सिर्फ आगे बढ़ते रहें और जिस मकसद को पाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, याद रखें कि उस लक्ष्य के लिए आपके आसपास में इन्वायरमेंट कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस का इन्वायरमेंट आपके आसपास में नहीं होगा। यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आईएएस का इन्वायरमेंट, जो वातावरण है, वो वातावरण आपको प्रकृति नहीं देगी। तो फिर क्या करना है? मैंने बार बार इस चीज को क्रिएट किया कि अपना वातावरण, अपना एनवायरनमेंट स्वयं तय कीजिए, स्वयं बना लीजिए। अर्थात जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि मैं अपने गांव में अभी 3 साल से रह रहा हूं और 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा था। तो गांव में मैंने उन्हीं लोगों से सिर्फ मिलना जुलना पसंद किया जो हमारी काम को सराहना करते हैं।
हम ऐसे दोस्तों से ज़्यादा कनेक्टेड रहे, मोबाइल फ़ोन के थ्रू, वीडियो चैटिंग के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जो लोगों का मकसद हमारे लक्ष्य से मिलता जुलता है। ऐसे ही रिलेटिव से सिर्फ मैंने बात किया, जो रिलेटिव से बात करके मुझे लगा कि हाँ मुझे ऑफिसर बनना चाहिए, मुझे IAS और PCS देनी चाहिए। ऐसे लोग नहीं जो हमारे लिए नेगेटिव बात कर रहे हैं। मैं आपको यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ सबसे कम शब्दों में, अपनी पूरी स्ट्रगल की निचोड़ कि आप अपना लक्ष्य तय कीजिए और लक्ष्य तय करके वातावरण का उम्मीद मत रखिए कि आपकी वातावरण आपके अनुकूल होगा। वातावरण स्वयं क्रिएट कीजिए। बस अगर आप वातावरण को स्वयं क्रिएट कर लेते हैं, आसपास की पूरी वातावरण, पूरे लोग, ऐसे ही लोगों के बीच रहिए जो आपके मकसद में सहयोगी हो सकते हैं, आपके मकसद में प्रेरणा का काम कर सकते हैं। आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी, चाहे वो सफलता पढ़ाई से संबंधित हो या किसी जिंदगी के दूसरे आयाम से। मैं आप लोगों को बहुत समय नहीं लेना चाहूँगा, फिर भी अगर कोई मुझसे किसी और अन्य प्रकार के प्रश्न पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। मैं बड़े ही श्रद्धापूर्वक अपनी एक्सपीरियंस, अपना अनुभव को साझा करना चाहूँगा। यदि कोई पूछना चाहते हैं तो आ सकते हैं मंच पे। सर हमको भी ऑफिसर बनना, हमको कितना पढ़ना पड़ेगा? जी बहुत शानदार क्वेश्चन है कि कितना पढ़ना पड़ेगा। पहले चीज कि पढ़ने की घंटे से तय नहीं होती कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं या कितना पढ़ना चाहिए। पढ़ने की घंटा तय नहीं करता है कि आप इतने घंटे पढ़ रहे हैं तो आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। जी नहीं, आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन, आपका शरीर कितने घंटे एक्वायर कर सकती है, कितने घंटे सहन कर सकती है, कितने घंटे आप अपने मस्तिष्क से 100% चीजों को ले सकते हैं, इस पर निर्भर करता है कि आपको कितना पढ़ना चाहिए। अगर मैं कहूँ तो शुरुआती में कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करे तो उसको उबन होती है, उसको छटपटाहट होने लगती है, बैठा नहीं जाता है। तब आप बेसिक उठाइए और बेसिक से पढ़ना धीरे धीरे शुरू कीजिए। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको उसमें बेशक रस मिलना शुरू हो जाएगा। तब आप देखेंगे कि 12 घंटे 15 घंटे पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 12 घंटे तो बिल्कुल ही बड़ी बात नहीं है। 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे बहुत आराम से आप किताबों के साथ जुड़ सकते हैं। किसी और बच्चे का कोई दूसरा प्रश्न? आप लोगों ने हमें इतने प्रेम से सुना, हमारी अपनी ही समाज आप सब हैं, आपने सुना और वाकई आज थोड़ा सा अकेले ही मुझे लग रहा है कि हाँ मेरी जिंदगी कह रही है कि हाँ चैंपियन तुम जीत गए हो। क्योंकि सम्मान तो बहुत मिलते हैं, सम्मान बहुत कमाई जा सकती है, लेकिन अपने घर में, अपने गांव में, अपने विद्यालय में, अपने प्रधानाध्यापक के माध्यम से अगर सम्मान किया जा रहा हो तो बेशक किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही भावहीन समय होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। आप सबों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी का विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। बहुत बहुत